प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है वायरस। वायरस को हम कहते हैं विषाणु। इस विषाणु वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वायरस का अर्थ क्या है, यानी कि हम इससे समझते क्या है, क्या होता है वायरस, क्या एक इसकी कोई स्पेसिफिक क्या कोई डेफिनेशन हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, वायरस कितने प्रकार का हो सकता है। ये प्रकार डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर। ये प्रकार डिपेंड करता है कि इसकी जो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कि ये किसी दूसरे के शरीर में जाकर के कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करने की क्षमता क्या होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 1 से 2 रेप्लिकेट हुए, 2 से फिर 4 रेप्लिकेट हुए, यानी कि किस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ाता है किसी भी शरीर में जाकर के। वो डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर शरीर के या सेल के बॉडी के आरएनए या डीएनए पर। हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वायरस भी जो है जैसे 3 टाइप के होते हैं। एक तो वायरस ऐसा होता है जो केवल आरएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है। आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है डीएनए और आरएनए की, तो ये थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। और वैसे भी यहाँ पर भी इसको हम आसान से आसान बना करके ही समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम फिर देखेंगे इसमें तीसरी चीज़ को कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं वायरस के क्षेत्र में, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख खोजें रही हैं। जैसे जैसे हमें पता है कि पोलियो एक बीमारी है, तो पोलियो जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। और बाद में फिर पोलियो की वैक्सीन भी बनी। तो पहली बात तो ये है कि पोलियो की बीमारी या पोलियो वायरस की किसी ने खोज की होगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रही। बाद में जाकर के पोलियो की वैक्सीन बनाई गई, यानी कि पोलियो का टीका बनाया गया, तो उसकी भी किसी ने खोज की होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है जिसको हम जनरली फ्लू बोल देते हैं, फ्लू का भी क्या है, पहले वायरस का पता चला, फिर हमने उसके लिए वैक्सीन बनाई। ऐसे रेबीज़ है, रेबीज़ का पहले वायरस का पता चला, फिर बाद में उसकी वैक्सीन बनी। तो ये वायरस से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है, यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए कि रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की, या और भी कि जैसे एचआईवी होता है, आप जानते होंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस को। जैसे एचआईवी होता है कि एचआईवी के लिए कौन कौन सी फिलहाल ऐसे मेडिसिन्स है या कौन कौन सी ऐसी जो इक्विपमेंट्स है जिनकी वजह से हम एचआईवी पेशेंट जो होते हैं उनकी हम सहायता कर पाते हैं। तो कैसे जो है ये इम्यूनिटी को इम्पेक्ट करता है, कैसे क्या करता है, वो प्रॉपर इस वायरस के फंक्शंस भी हम साथ साथ में तभी देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे इसके अर्थ को। तो इसकी जो कार्य प्रणाली है किस प्रकार से कार्य करता है, इन चीज़ों को भी हम आज अपने इस टॉपिक में समझ रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरस को हिंदी में हम कहते हैं विषाणु। थोड़ा दोनों तरीके से इसका मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे। विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु को अगर हम देखें तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दें तो हमें पता चलता है कि 2 चीज़ों से मिलकर के शब्द बना हुआ है, विष से और अणु से। विष का मतलब किस बात से हो गया कि आप समझ सकते हो कि किसी न किसी टॉक्सिक की बात हो रही है, वेनम टाइप की बात हो रही है। आपको पता है कि कोई भी टॉक्सिक हो, वेनम हो, ये हमेशा शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ये हमेशा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और ये जो विषाणु है एक प्रकार का अणु इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि न तो ये होता है सजीव और न ही होता है ये निर्जीव। ना तो ये लिविंग होता है, ना ही ये डेड होता है। जबकि हम इसको बोल सकते हैं कि ये सजीव और जो निर्जीव होगा उन दोनों के मध्य की कड़ी होता है। कड़ी का मतलब किस बात से यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि ये जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जनरली ये अक्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है, मान लीजिए जैसे वायरस है, ये वायरस फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव का मतलब है कि ये अभी कोई क्रियाशील नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है, ये होस्ट कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि होस्ट, ये डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है। हो सकता है कि होस्ट इसका कोई इंसान हो, कोई मैन हो, कोई ह्यूमन हो सकता है कि कोई इसका ऐसा कोई एनिमल हो जैसे घोड़ा वगैरह, या हो सकता है कि कोई इसका क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। प्लांट मतलब किसी पादप को भी क्या कर सकता है, ये इम्पैक्ट कर सकता है। या इसके अलावा ये वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको हम जीवाणु कहते हैं,
जीवाणु को भी क्या कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिसको ये नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि जिसके शरीर पर ये क्या है, आश्रित है, उसको हम होस्ट कह देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसकी बॉडी में एंटर करेगा तो वायरस, जैसे आपने आजकल कोरोना वायरस की पिक देखी होगी, इस टाइप के स्पाइक्स होते हैं उसके चारों ओर। ये जो स्पाइक्स होते हैं इसके, ये होस्ट में जाकर के, इसके सेल में जाकर के, सेल से मेरे ना कोशिका, कोशिका में जाकर के क्या जाते हैं, अटैच कर लेते हैं खुद को कोशिका से, और फिर बाद में कोशिका के फंक्शन को अपने डीएनए या अपने आरएनए, जो भी प्रॉपर्टी वायरस की होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कर देंगे, उसको ढाल देंगे उस सेल को। तो वो सेल फिर फंक्शन उस हिसाब से ना करके, जिस हिसाब से बॉडी चाहती है, इस हिसाब से करता है, जिस हिसाब से कौन चाह रहा है, यहाँ पर वायरस चाह रहा है। इसलिए वायरस चूंकि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर या दूसरे किसी और स्पेसी या प्रजाति के शरीर पर जाकर के होस्ट कर रहा है, इसलिए ये किसी दूसरे पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, यानी कि दूसरे पर जीवित रहता है, जिसको हम कह सकते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे पर आश्रित रहना, दूसरे पर रिलाई करना, और इसी के लिए हिंदी में शब्द क्या होगा, पैरासाइट। तो यहाँ से हमें इस बात का पता चला है कि विषाणु जो है कि पैरासाइट है, और पैरासाइट है साथ ही साथ में ये सजीव और निर्जीव, यानी कि लिविंग और डेड के बीच में एक क्या है, एक कड़ी होती है वहाँ पर। और ये जो कड़ी है ये डिपेंड करता है होस्ट पर कि होस्ट किस प्रकार का है, और उसी होस्ट के अकॉर्डिंग ही वायरस उसमें एक्टिव करता है। और जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा कोशिका में, होस्ट में जाएगा, तो होस्ट में जाकर के वायरस सेल्फ रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है कि अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा, और अपनी संख्या को बढ़ाता है ये किसके माध्यम से, प्रजनन के माध्यम से। जो ये प्रजनन होता है, इसको भी ध्यान रखना है कि ये सेक्सुअल प्रजनन होता है। और सेक्सुअल का मतलब है कि एक वायरस केवल, ना तो ये कोई मेल हो सकता है ना कोई ये फीमेल हो सकता है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और ये अपने से ही दूसरे अदर वायरसेस जो होंगे उनको क्या कर देता है, जन्म दे देता है। इसीलिए वायरस लगातार क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया वायरस से, तो वायरस उसको एकदम से फिनिश ना करके धीरे 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 करके उसको फिनिश कर देता है। अब वो चाहे मैन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, या वो बैक्टीरिया हो, या एक्सेट्रा, वो चीज़ें हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे। वायरस की अगर बात करते हैं, वायरस के साइज़ की, कि वायरस का जो आकार होगा वो कितना हो सकता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होता है। वो क्या होता है, एक सेल होता है। बात करें अगर हम सेल की, तो सेल यानी कि कोशिका, कोशिका अपने आप में ही एक क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट इसको हम कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसा जो है अति सूक्ष्म एक हिस्सा होता है हमारी बॉडी का। अति सूक्ष्म का मतलब है कि जिसको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, जो हमारी नगन आंखें हैं उनसे हम इनको नहीं देख सकते, उतना कम आकार होता है किसी सेल का, माइक्रोन्स में जो इनका आकार होता है। अब बात जैसे हम कर रहे हैं वायरस की, तो मैंने आपको बताया कि वायरस जो होता है, जैसे ये वायरस है यहाँ पर, ये वायरस क्या करता है, इसको जो है, ये इसका होस्ट होता है सेल। तो जब ये इस सेल में जाएगा, सेल में जा करके रेप्लिकेशन करके अपने जैसे दूसरे बना देगा। इसका मतलब ये है कि वायरस का जो साइज़ होगा वो साइज़ इस सेल से भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और हमें साथ साथ में ये भी पता है कि वायरस क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वायरस जो होगा वो एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, यानी कि अति सूक्ष्म परजीवी इसको कहा जा सकता है, अति सूक्ष्म परजीवी। तो वायरस क्या होता है, एक अति सूक्ष्म परजीवी होता है। इसको अति सूक्ष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बहुत ही कम है। और साइज़ लगभग कितना रहता है इसका, 10 से लेकर के 500 मिली माइक्रोन तक, 10 से लेकर के 500 मिली माइक्रोन तक। अब ये डिपेंड करता है कि वायरस की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। जिस वायरस में केवल आरएनए होगा, जिसके में जो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में केवल आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा, उनका आकार थोड़ा कम होता है। जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों को दोनों पाए जाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वायरस में भी क्या होता है कि कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए भी होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आपको पता है इस टाइप से, जैसे हमने वहाँ पर पिछले वाली क्लास में समझा था अपने। तो वायरस का जो साइज वेरिएशन करता है वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का वायरस है, उस पर जो है वो डिपेंड करता है।
तो यहाँ से दो बातें हमारी जो क्लियर हो गई है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होता है, एक इंट्रोस्कुलेशन होता है। इंट्रोस्कुलेशन मतलब एक कड़ी होती है लिविंग और डेड के बीच में। ये बात भी हमने यहाँ से देख ली है। अब इसकी अगर एक और जो है दूसरी चीज़ें हम यहाँ पर देखें तो वायरस को मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ये इंट्रोस्कुलेशन है, यानी कि ये कोई ना तो सजीव है, ना तो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। कड़ी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जैसे ही इसको कोई लिविंग सेल मिलता है तो तुरंत ये भी क्या हो जाएगा, वायरस भी तुरंत जो है उसमें रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। जबकि अगर कोई इसको ऐसा नहीं मिला है तो तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और इनएक्टिव फॉर्म में रहने के साथ साथ में अपने ऊपर ये एक क्रिस्टलाइजेशन वाला एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा, और स्टेनली ने उसी की खोज की थी। फिलहाल हम यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि जो वायरस होगा, वायरस एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि वायरस की अगर डेफिनेशन दी जाए, पहली डेफिनेशन तो क्या है कि माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है। दूसरा क्या है कि इंट्रोस्कुलेशन, लिख देता हूँ यहाँ पर, इंट्रोस्कुलेशन बिटवीन लिविंग एंड डेड, यानी कि जीवित, सजीव और निर्जीव के मध्य की एक कड़ी होता है। इसको क्या बोल देंगे हम, कड़ी कह देंगे इसको। फिर तीसरी बात क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है ये। अब न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो डीएनए, आरएनए। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो केवल आरएनए के बने होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए के साथ में डीएनए भी जिसमें न्यूक्लिक एसिड के तौर पर पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो वायरसेस होंगे इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ये एक सिंपल सी यहाँ पर क्या हुई, इसकी एक डेफिनेशन हुई। बात करें यदि टाइप्स की कि वायरस कितने प्रकार का हो सकता है, तो टाइप्स की यदि हम बात करते हैं तो वायरस को जनरली हम 3 टाइप का मान के चलते हैं। देखिए एक बात और भी आप लोगों को ध्यान देनी है यहाँ पर कि वायरस के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर, कि ये आरएनए टाइप का वायरस है या डीएनए टाइप का वायरस है, या इसमें जो आरएनए और डीएनए है उनमें जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। तो हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों से जनरली नहीं पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ बेसिक टाइप्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे टाइप्स की अगर बात करते हैं तो वायरस होते हैं 3 टाइप का। जो पहला टाइप होगा वायरस का उसको हम बोलते हैं आरएनए टाइप वायरस। आरएनए टाइप वायरस, जो आरएनए टाइप का वायरस होता है ये जो जनरली इन्फेक्टेड, या ऐसे लिखेंगे जनरली इट इन्फेक्ट्स प्लांट, यानी कि ये सामान्यतः पादपों को क्या करता है, संक्रमित करता है। जो आरएनए टाइप का वायरस होगा सामान्यतः क्या करता है, ये पादप को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। यानी कुछ वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। आपको पता है कि डीएनए तो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिस पर यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस एसिड होता है, हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया। तो कुछ वायरस जो ऐसे होंगे ये जो इम्पेक्ट करते हैं वो किसको करते हैं, एनिमल्स को, यानी कि इनका जो इन्फेक्शन होगा वो एनिमल्स में होता है। कुछ वायरस इसमें भी जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे जो फ्लू वायरस होगा। फ्लू वायरस की जो कैटेगरी के वायरसेस हैं जितने भी, जो सर्दी जुकाम वाले जो फ्लू टाइप के वायरस होते हैं, जिसमें से कोरोना भी एक है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। कोरोना कौन से वाला, नोवेल कोरोना, जो नए वाला कोरोना है, जिसके लिए दूसरा शब्द है NCOV भी बोल देते हैं इसको, और साथ ही साथ में इसको हम बोल सकते हैं SARS-CoV, ये भी इसका नाम है, जो वर्तमान में फिलहाल जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पेंडेमिक बना हुआ है। तो जैसे ये वायरस है, इनमें जनरली क्या होता है, जनरली इनमें आरएनए के ये बने हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, इम्पेक्ट करते हैं किसको, इंसानों को। स्पेशली किसको कर रहे हैं, ह्यूमंस को करते हैं, इंसानों को करते हैं। जबकि अगर हम बात करें तीसरे टाइप के वायरस की, तो तीसरा टाइप का जो वायरस है ये, इसको हम बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। इसको बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। इसके नाम में आप लोगों को बैक्टीरिया दिख रहा है यहाँ पर, इसके लिए हिंदी में शब्द है जीवाणु भोजी, भी इसको कहा जाता है, जीवाणु भोजी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भोजी का मतलब है कि भोजन,
यानी कि इसका जो भोजन होगा, या ये कह सकते हैं कि ये जिसको इम्पेक्ट करेगा वो किसको करेगा, ये करता है बैक्टीरिया को इम्पेक्ट। तो बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और ऐसा वायरस ऐसे ही बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती है। तो बैक्टीरियोफेज भी क्या होता है, एक वायरस होता है। और इस वायरस की विशेषता ये होती है कि इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड के तौर पर डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, केवल डीएनए। इनमें बहुत सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एक टाइप है पर्टिकुलर T2 फेज। तो T2 फेज नाम का, इसके नाम में भी फेज लिखा हुआ है। तो T2 फेज नाम का जो ये वायरस होगा, ये जनरली किसको इम्पेक्ट कर रहा होगा, ये कर रहा होगा बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु को। बात यदि करते हैं हम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की, तो सबसे पहले तो डिस्कवरी यही बैठेगी कि जो वायरस था, इस वायरस की खोज किस व्यक्ति ने की और कैसे पता चला कि ये वायरस ही है। तो जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की, एक व्यक्ति रशिया के थे 1892 के आसपास में। इन व्यक्ति का नाम था इवानोवोस्की। इवानोवोस्की, इन्होंने वायरस की खोज की। और जब वायरस की खोज की इन्होंने, तो वायरस में कौन कौन सी ऐसी खास खास बातें थी कि जिसको इन्होंने खोजा। तो उसमें पहली जो सबसे चीज़ थी वो क्या थी कि इन्होंने कहा कि वायरस इज़ ए न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने कहा कि वायरस क्या है, वायरस को छोड़नी है, एक क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होगा। और ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है इनके बारे में, जैसे एमिनो एसिड वगैरह भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं निर्माण होता है, इनका कहीं ना कहीं जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन के निर्माण में। इसलिए जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या होगा, ये सराउंडेड रहता है या कवर्ड रहता है, किससे, प्रोटीन से। तो वायरस ने, सॉरी, इवानोवोस्की ने कहा कि जो वायरस होगा, वायरस को हम जनरली बोल सकते हैं कि क्या तो ये एक न्यूक्लिक एसिड होगा। अब न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए वाला भी हो सकता है या आरएनए वाला भी हो सकता है, जैसे हमने भी डिस्कस किया, या दोनों भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या दोनों टाइप के क्या हो जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स हो। और इसके साथ साथ में दूसरा किससे मिलकर के बना होता है, ये प्रोटीन से। ये बात इन्होंने खोजी सबसे पहली बार 1892 में। जब ये खोज रहे थे, दरअसल इनको कैसे पता चला इसके बारे में, तो एक पौधा होता है तंबाकू का। तो तंबाकू जो था, तंबाकू में क्या हुआ कि उसकी जो लीव्स थी, लीव्स क्या कर रही थी, उसकी श्रिंक कर रही थी, यानी कि पत्तियों में क्या हो रहा था, उसकी पत्तियों में सिकुड़न जो है हो रही थी एक तंबाकू के पौधे की। जनरली उस समय क्या हुआ कि रशिया जैसे देशों में या यूरोप में तंबाकू को तो पहले से काफ़ी जो यूज़ करते हैं। तो जो तंबाकू को खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने जो है इस बात को की शिकायत की कि लगातार जो तंबाकू की जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही है कि वो श्रिंक करती जा रही है, और पौधे का प्रोडक्शन उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें तंबाकू में कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है। अब जब इस बीमारी को ढूंढने के क्रम में देखा गया, तो देखा गया कि जो ये तंबाकू का पेड़ था, इसकी पत्तियां सिकुड़ रही थी, और जब पत्तियां सिकुड़ जाएंगी तो पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी क्या होने लगा, नष्ट होने लगा। आपको पता है कि जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पौधे में बनने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कार्बोहाइड्रेट वही होता है जिसको हम पौधे का फूड कहते हैं, यानी कि उसका भोजन कहते हैं। जब उसमें भोजन की मात्रा कम बनेगी तो उसका जो ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट, यानी कि उसकी जो वृद्धि और विकास होगा, वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब ये लगातार जो बीमारी बढ़ती चले जाती है, तो ये पौधा भी क्या हो जाएगा, पौधा डेड हो जाएगा, यानी कि पौधा फिनिश हो जाएगा, मर जाएगा। लगातार ऐसे ही जब ये बीमारियां बढ़ती रही, तो इवानोवोस्की नाम के व्यक्ति ने इस चीज़ को खोजा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है, ये इस टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रखने वाला एक ऐसा एलिमेंट कि जिसको ना तो हम लिविंग कह सकते, ना ही हम उसको डेड कह सकते। अच्छा, जैसे लिविंग कोई भी आइटम होता है, कोई भी जो आइटम बता रहा हूँ कि लिविंग का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, उसके शरीर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि रिप्रोडक्शन होता है,
अब वायरस में क्या है, वायरस में रिप्रोडक्शन है, वायरस में भी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो लिविंग में होता है, ऐसा मेटाबॉलिज्म यहाँ पर नहीं होता। इसके पास में बस सेल्फ रेप्लिकेशन के अलावा और कोई भी ऐसा गुण नहीं होता कि जिसकी वजह से इसको लिविंग कहा जा सके। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है कि रिप्रोड्यूस करने के अलावा इसके पास कोई भी ऐसा जो है दूसरा एट्रीब्यूट या दूसरी विशेषता नहीं होती जिसकी वजह से इसको जीवित माना जा सके। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ना तो जीवित है और ना ही ये क्या है, मृत है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, वायरस। तो वायरस जो यहाँ पर खोजा गया पहला, उसको इन्होंने नाम दिया टोबैको मोजाइक वायरस, TMV इसका नाम रखा गया, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। यहाँ पर जहाँ पर भी शब्द आएगा मोजाइक, मोजाइक का मतलब समझ लेना है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और इन्फेक्शन में कौन सा वाला, वायरल। वायरल इन्फेक्शन मतलब विषाणु द्वारा जो संक्रमण हो रहा है उसको ये इंडिकेट करता है यहाँ पर मोजाइक। फिर ये दोस्तों बाद में इवानोवस्की के बाद में एक व्यक्ति और भी थे जिनका नाम था बाउडेन, जिनका नाम था बाउडेन। तो बाउडेन नाम के इन व्यक्ति ने भी इसी बात को बताया कि जो वायरस होता है, वायरस मिलकर के बना होता है किससे, न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ में प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ये बात को और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके इस बात को सिद्ध किया किसने, बाउडेन ने। इसलिए बाउडेन नाम के साइंटिस्ट का भी ठीक ठाक नाम है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से यह बात बताई कि वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो वो कौन थे, वो थे बाउडेन। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था स्टेनली। आपको एक बात और भी ध्यान रखने, अगर पूरा नाम नहीं भी याद आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो, जैसे कि डब्ल्यू स्टेनली। अब डब्ल्यू स्टेनली नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार बताया कि वायरस दरअसल एक इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म किसकी है, किसकी का मतलब है यहाँ पर कि ना तो ये लिविंग है ना ही ये डेड है, तो बस ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये डिपेंड करता है कि जिसको ये होस्ट करेगा वहाँ पर जाकर के जब ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये दूसरे सेल में जाकर के अंडे दे देता है, जिन अंडे से दूसरे वायरसेस पैदा हो जाते हैं। इसको अगर देसी भाषा में समझा जाए तो ऐसे भी समझा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि वायरस जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि जब इसके पास में कोई होस्ट नहीं होगा, तो ये क्या करता है कि ये अपने चारों ओर एक क्रिस्टल फॉर्म को डेवलप कर लेता है। यानी कि अपने चारों ओर एक क्रिस्टल फॉर्म को हम समझ सकते हैं कि वायरस एक प्रकार से हाइबरनेशन में पहुंच जाता है। हाइबरनेशन का मतलब है कि जिसको हम बोल सकते हैं गहरी निद्रा, एक प्रकार से सिंपली लैंग्वेज में इसको और समझे। हाइबरनेशन को भी हम जनरली इनएक्टिवनेस ही कहते हैं, यानी कि अक्रियता, जहाँ पर कोई क्रिया ना कर रहा हो। तो जब ये कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन की हेल्प से ही क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म को ये डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से लंग में टाइम तक सस्टेन या सर्वाइव कर पाता है। और बाद में जैसे इसको होस्ट मिलता है तो तुरंत उस होस्ट में जा कर के उसकी जो कोशिकाएं होंगी उनमें ये रिप्रोड्यूस कर देगा, यानी कि प्रजनन कर देगा और अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा, यानी कि रेप्लिकेशन करने लगेगा। यही वजह है कि वायरस जो है अगर किसी शरीर में पहुंच जाए तो वो 1 से 2 बनेंगे, 2 से वो 4 बनेंगे, और ऐसे बढ़ते 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 करोड़ों की तादाद में भी ये किसी शरीर में बढ़ सकते हैं। और जब ये करोड़ों की तादाद में होंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी के ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। बॉडी के ज़्यादा सेल्स इन्फेक्ट होंगे तो बॉडी का फंक्शनिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चल जाएगी। और प्राणी कोई भी हो या पेड़ पौधा हो, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यही बात बताई किसने, डब्ल्यू स्टेनली ने, इवानोवस्की ने और बाउडेन जैसे वैज्ञानिकों ने। फिर ये दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो वायरस के क्षेत्र में हुई और जहाँ से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो थी वो तो वायरस की ही थी। वायरस पहला कौन सा खोजा गया, तो आपको पता है कि इवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, इवानोवस्की ने सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस यानी कि TMV की खोज की। अब जो ये TMV की खोज की, ये आपको पता है कि ये वायरस जो होता है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसको कर रहा है, प्लांट को, यानी कि पादप को कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का पहला खोजा गया वायरस जो था वो कौन सा वायरस था, प्लांट वायरस था, यानी कि पादप विषाणु था, जिसकी खोज किसने की, इवानोवस्की ने की।
उसके बाद में फिर दो व्यक्ति थे, दो साइंटिस्ट और थे। एक का नाम था गोर्नरी, एक का नाम था गोर्नरी, और एक को आप सभी जानते भी होंगे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाद में जा कर के डिस्कवर किया एक अलग टाइप का वायरस जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। जो इनके जो नाम है साइंटिफिक, उनको भी थोड़ी देर में देखेंगे हम। हर एक वायरस के अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, जैसे रेट्रो वायरस, जैसे पोक्सोवेडी, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये दोनों के दोनों लगभग एक ही जैसी जो है बीमारियां या वायरस होते हैं जो एक ही टाइप की बीमारियों को पैदा करते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक बीमारी है। इसको बोल देते हैं हम छोटी माता, इसको बोल देते हैं वैसी माता। तो ये क्या है कि स्मॉल पॉक्स जो होता है ये चिकन पॉक्स से पहले की स्टेज होती है, छोटे वाली। बाकी अगर ज़्यादा क्रूशियल मामला है, ज़्यादा क्रिटिकल मामला होता है तो चिकन पॉक्स होता है। बाकी दोनों लगभग सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। जब ये बीमारी या ये वायरस खोजा गया और इस वायरस की वजह से ही बीमारी का पता चला, तो बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे फ़िलहाल अभी हमें पता है कि कोरोना नाम का वायरस है, लेकिन कोरोना नाम के वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास में कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है कि जिससे जो रोगियों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो इसके वायरस की खोज के कुछ साल के बाद में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे खोज की जा कर के इस बीमारी के लिए वैक्सीन की। इनका नाम था एडवर्ड एडवर्ड जीनर। तो एडवर्ड जीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीन तलाश की। उन्होंने वैक्सीन मतलब टीका बनाया, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए या चिकन पॉक्स के लिए। इसके बाद में फिर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि आप नोट करते हुए चलना साथ साथ में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोपर। इनका नाम क्या था? पोपर। तो पोपर नाम के इन व्यक्ति ने पहली बार, पोपो से ही आपको शब्द यहाँ पर समझ में आ जाएगा, यानी कि पोलियो वायरस। इन्होंने पोलियो वायरस की क्या की? खोज की। बाद में जा कर के पोपर के बाद में ही सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने जब वायरस की खोज होगी तो इन्होंने वैक्सीन यानी कि टीके की खोज की, किसके लिए? पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। जैसे कि फ़िलहाल भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, अब कोरोना वायरस की खोज तो काफ़ी पहले ही हो चुकी है। ये जनवरी से भी पहले, यानी कि दिसंबर के लास्ट में पता चल गया था कि कोरोना क्या है। लेकिन अभी तक भी आप लोग देख रहे हैं कि 6 महीने के आसपास बीत चुके हैं, कोई भी ऐसी वैक्सीन ईजाद नहीं की जा चुकी है, और हो सकता है कि इसमें और भी टाइम लग जाए। तो वही होता है कि पहले हमें वायरस का पता चलता है, फिर हम उसके लिए कोई ना कोई वैक्सीन वगैरह इस टाइप से हम उनकी खोज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे ट्वार्ट ट्वार्ट और एक व्यक्ति का नाम था हार्ले। ट्वार्ट और हार्ले, ये दोनों के दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बैक्टीरियोफेज की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की? बैक्टीरियोफेज की। और जैसे हमने भी डिस्कस किया कि बैक्टीरियोफेज भी क्या है? एक वायरस है। कुछ पेपर में तो कभी कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैंने 2017 आरओ का एग्ज़ाम जो दिया था, यूपी पीसीएस वाला, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लिया उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है, कौन से विषाणु है। अब वहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिख रखी थी, वहाँ पर बैक्टीरियोफेज भी लिखा हुआ था ऑप्शन में। अब लोगों को ये ऐसा लगा उस टाइम पर देखने पर कि बैक्टीरियो लिखा हुआ तो ये कोई बैक्टीरिया होगा, जबकि ये क्या है? ये तो एक वायरस है। तो इसलिए आप लोगों को ये बातें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जिसकी खोज ट्वार्ट और हार्ले ने की थी। और बैक्टीरियोफेज में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन सा होता है? डीएनए पाया जाता है केवल, वही हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे एक साइंटिस्ट थे, आपको पूरा नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरे नाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी आपको, क्योंकि पहले के जो नाम है वो लगभग कुछ नामों में समानताएं भी है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये स्मिथ था कि ये ट्वार्ट था। तो बस लास्ट का नाम याद कर लीजिए। जैसे स्मिथ थे, स्मिथ ने पहली बार जो खोज की, उसको हम फ्लू वायरस कह देते हैं। एक बीमारी होती है फ्लू, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या फ्लू नाम की बीमारी को पैदा करने वाला वायरस, उसकी खोज किसने की थी? स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बीमारी होती है, अच्छा फ्लू की अगर बात करते हैं, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे बीमारियों के बारे में तसल्ली से, कि वो ये सर्दी जुकाम खांसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो परेशान करने वाली या इन्फेक्ट करने वाली बीमारियाँ होती है उसी को फ्लू बोल देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था प्लाज। तो प्लाज ने पहली बार जो खोज की वो की मीजल्स नाम के वायरस की। ये जो मीजल्स नाम का वायरस होता है
ये वायरस भी शरीर को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है हम आगे देखेंगे। अभी पूरा पूरा हमारे पास में टॉपिक आने वाला डिसीज़ का, जिनको हम वायरल डिसीज़ भी कहते हैं। तो मीजल्स वायरस की खोज इन्होंने की। एक साइंटिस्ट और भी थे जिनका नाम था रीड। तो रीड नाम के इन साइंटिस्ट ने खोज की थी पहली बार, जो था येलो फीवर वायरस, जिसको हम पीत जबर भी कह देते हैं। पीत जबर, पीला बुखार या जापानी बुखार, पीत जबर ये कह सकते हैं इसको। तो ये भी जो एक वायरस था और उसकी खोज की थी रीड नाम के व्यक्ति ने। इसके अलावा अगर देखें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाश्चर। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, पाश्चर। तो पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार रेबीज नाम का जो वायरस होता है उसके लिए वैक्सीन ईजाद की थी। कई बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन है कि रेबीज की जो वैक्सीन है वो किस साइंटिस्ट ने बनाई। तो लुई पाश्चर, आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा हुआ है, इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी माना जाता है। बात करें अगर हम, जो जैसे फादर की बात हुई है, तो शब्द जो है वायरस, इस शब्द से निकल कर के जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरसेस। तो चूंकि वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। वायरस की खोज यानी कि डिस्कवरी की इवानोवस्की ने, इसलिए इवानोवस्की को फादर भी कहा जाता है किसका? वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान। तो विषाणु विज्ञान के जनक भी कौन हुए? वही इवानोवस्की हुए। तो प्रिय दोस्तों, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बाद में दूसरी जो चीज़ है, जो टॉपिक है वायरस से संबंधित, वो है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, मैंने कहा वायरल डिसीजेस का मतलब है विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं ऐसी। अब जैसे कि हम फिर से डेफिनेशन पे वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है? एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट के लिए शब्द है परजीवी। परजीवी का मतलब है कि ये जो प्राणी होगा, या प्राणी भी नहीं इसको कह सकते हम, तो जो विषाणु होता है ये परजीवी होता है, क्योंकि ये दूसरे के शरीर पर क्या करता है? होस्ट करता है। परजीवी की खास बात क्या होती है कि ये होस्ट को हमेशा, सदैव, ऑलवेज क्या करेगा? उसको हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि उसको हमेशा, उसके लिए हमेशा हार्मफुल होता है, यानी कि उसको हमेशा नुकसान ही देगा। जबकि अगर बात करते हैं इसकी स्वयं की, बात करते हैं अगर इसकी सेल्फ की, तो हमेशा खुद में क्या लेगा? उससे बेनिफिट लेता है। अब आप कहोगे कि बेनिफिट कैसे ले रहा है? बेनिफिट इसको मिलता है किस प्रकार से? रिप्रोडक्शन की फॉर्म में, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करने की, जिसको हम बोल सकते हैं ना सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि अपनी संख्याओं को लगातार बढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है? अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करना। तो ये वहाँ से पोषण प्राप्त करेगा और साथ साथ में संख्या में वृद्धि करता रहेगा, और वृद्धि करते करते शरीर को इन्फेक्ट लगातार करता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये हमेशा होस्ट के लिए हार्मफुल रहता है। और इसी हार्मफुल को हम कह सकते हैं कि किस फॉर्म में सामने निकल के आता है? डिसीजेस की फॉर्म में, यानी कि बीमारियों की फॉर्म में। तो जो ये बीमारियां होंगी, इन्हीं को ही हम पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पर। कौन से टॉपिक में? वायरल डिसीज वाले टॉपिक में। जैसे पहली प्रमुख बीमारी है, इस बीमारी को हमने भी डिस्कस भी किया था, जिसका नाम है मीजल्स नाम की बीमारी। मीजल्स को हम हिंदी में कहते हैं खसरा। आपने इस बीमारी को जनरली सुना भी होगा, बचपन में बहुत इसका जिक्र भी होता था। तो जो ये बीमारी है, इस बीमारी का हमें सबसे पहले सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स मतलब लक्षण कैसे होते हैं, जिससे हमें पता चलेगा इसका। तो ये दरअसल इन्फेक्शन होता है। आपको पता है कि वायरस क्या पैदा करता है? इन्फेक्शन करता है। और इन्फेक्शन कहाँ पर करता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र इसको कहते हैं। अब श्वसन तंत्र, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, कि मान लेते हैं कि जैसे अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का अगर वो देखा हो, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब हुआ यहाँ पर मुख से, बात हो रही किसकी? मुख की। ये होती है नोस्ट्रिल या नेजल कैविटी भी जिसको कह देते हैं हम। नोस्ट्रिल मतलब यानी कि नाक की बात हो रही है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए हिंदी में शब्द जो है फेरिंग्स ही इसको फिलहाल मानेंगे हम। ये जो यहाँ पर पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के लिए हिंदी में शब्द है विंड पाइप, या इसको हम कह सकते हैं श्वास नली। और फिर ये नीचे जाकर के कनेक्टेड होता है किससे? लंग्स के साथ में ये कनेक्टेड होता है, यानी कि ये क्या हुआ? लंग्स।
फेफड़े। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है, जहाँ पर हमारे मुख से लेकर के हमारी जो नाक है, यानी कि नोस्टिल है, अंदर वाली नाक की बात हो रही है, यहाँ पर गला है, ये थ्रोट जिसको हम कह सकते हैं, फेनिक्स के लिए शब्द कर सकते हैं यूज हम थ्रोट एक प्रकार से। वैसे फेनिक्स एक अलग चीज़ होती है, तो फेरिक्स और लेरिक्स हम दोनों को बाद में समझेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आती है किसमें, श्वसन तंत्र में। यानी कि ये जो इन्फेक्शन पैदा करेगा इन सारी जगह पर पैदा करेगा। श्वास लेने में तकलीफ होगी, छींकने में तकलीफ होगी, बलगम आएगा, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि यानी कि जो रेसिपिरेटरी ड्रॉपलेट्स मुंह से जो है, जब कोई व्यक्ति खांसेगा तो बाहर जो है ड्रॉपलेट्स निकलेगी, छींकेगा, स्नीजिंग करेगा तो भी ऐसी समस्या होगी। तो ये यहाँ तक कि लंग्स को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए ये जो बीमारी होती है इसको हम वायरल क्यों कहते हैं। देखिए आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि वायरल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से फैल लिए। तो ये जो बीमारी होगी ये भी इसी जो लेटेस्ट वायरस है NCOV जिसको हम बोल रहे हैं, नोवल कोरोना वायरस, ये भी कैसा है कि ये भी फैलता है ऐसे ही एक से दूसरे शरीर में। तो ऐसी बीमारी कौन सी फैल रही थी, ये वाली। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती है बीमारी मीजल्स, और स्पेशली ये जो परेशान करती है वो करती है जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि बच्चों में होने वाली ये बीमारी है। ये जो बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो बीमारी चल रही है उसका नाम कोरोना वायरस है। इसके लिए जो वायरस था उसका नाम था पैरामिक्सो वायरस। तो ये पैरामिक्सो वायरस से होने वाली या पैरामिक्सो विषाणु जनित एक बीमारी है, इसका नाम है मीजल्स। आप लोग यहाँ पर भी एक बात ध्यान दे पाओगे कि जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया में भी क्या होता है कि अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसको हम थोड़ा सिंपल भाषा में इसलिए समझेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है या जो ये विषाणु है ये हमारे शरीर से बाहर पाए जा रहे हैं, और हमारे शरीर में एंटर करने का सबसे आसान जो रास्ता होता है किसी भी वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए, वो होता है हमारा नाक या हमारा मुंह। तो नाक मुंह से होते हुए सबसे पहले कहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे लंग्स में, यहाँ पर ट्रैकिया से होते हुए, ये जो गले की पाइप है इससे होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो वायरस होंगे या ज़्यादातर जो होते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद में फिर शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यूज़ को, अलग अलग सेल्स को ये क्या करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। अगली जो बीमारी है उसको हम कहते हैं येलो फीवर, जिसके लिए मैंने हिंदी में शब्द बताया था पीत जवर या पीला बुखार भी इसको कह सकते हैं। पीला बुखार कह सकते हैं, पीत जवर कह सकते हैं, अभी डिस्कस किया इसके बारे में। आप लोगों को पता है कि बुखार की का जो सिंपल सिम्टम होता है वो क्या होता है, बॉडी पेन होता है। बॉडी में होने वाला क्या, पेन। बॉडी पेन की वजह से हमें बेचैनी जैसी महसूस होती है। तो बेचैनी व्यक्ति जो है सही प्रकार से फील नहीं कर पा रहा होता है, तो बेचैनी भी होती है। तो ये तो इसका जनरली एक सिम्टम होता है, जिसमें हेडेक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हेडेक भी यानी कि सर दर्द भी हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी जो है ये बॉडी का टेम्परेचर जब कम रहता है तो फीवर की जो इंटेंसिटी होती है उस वक्त कम होती है, जब बढ़ता है फिर से फीवर दोबारा से चढ़ जाता है। तो ये फीवर के सिम्टम्स होते हैं। अब येलो फीवर है यानी कि पीला बुखार है, इसको पीला क्यों कहा गया, तो इसमें हमको कुछ बातों का जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीला इसका नाम रखने के कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है कि पीले का संबंध होता है किससे, एक ऐसे बॉडी से कि जहाँ पर जो होता है ब्लड, और ब्लड में भी स्पेशली किसकी बात हो रही है, हीमोग्लोबिन की। क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया कहाँ पर जाता है, RBC में, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा है अगर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इससे हमें एक समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, यानी कि रक्तलापता। तो रक्तलापता का मतलब है कि येलो का मतलब है कि अगर ये येलो कलर जो जिसकी बात हो रही है, यानी कि बॉडी का कलर अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में रक्त की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। दूसरी चीज़, इसको हमने पीला क्यों कहा, क्योंकि ये जो आया है ये आया है जापान से, इसको हम बोलते हैं जनरली कि एक जैपनीज़ फीवर है एक प्रकार से। और जापान के लोगों का कलर गोरा ना मान करके कैसा माना जाता है, पीला माना जाता है। आपको पता है कि जापान के पास में एक पीला सागर भी है जहाँ पर हवांग हो रिवर गिरती है। तो ये दो कारण इसके ऐसे माने जाते हैं। जनरली तो इसमें यही कहा जाता है कि इस फीवर में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब इम्यून जो सिस्टम है हमारा, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, वो सही प्रकार से काम नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में क्या है कि एनर्जी लेवल्स भी कम होते चले जाएंगे। हमें जैसे भूख ना लगना, जब हमें भूख नहीं लगेगी तो फिर जो है हमारे बॉडी में एनर्जी भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे। और जब एनर्जी कम रहेगी तो उसकी वजह से समस्या क्या हो जाएगी, रक्तलापता की हो जाएगी। इसलिए येलो फीवर भी एक बड़ी भयंकर बीमारी है।
और ये जो बीमारी होती है जनरली होती है मॉस्किटो के बाइट करने से। मॉस्किटो बाइट मतलब है मच्छर के काटने से बीमारी होती है। अब जैसे मच्छर जब काटता है तो मच्छर के डंक में कभी कभी क्या होता है कि ये वायरस जो है चिपका हुआ होता है, जो शरीर में जैसे उसने जो बाइट किया, बाइट करने के बाद में शरीर में एंटर कर जाता है। इस वायरस का जो नाम है उसको हम बोलते हैं एरबो वायरस। एरबो वायरस। तो एरबो वायरस भी क्या है, एक ह्यूमन में डिसीज पैदा करने वाला एक वायरस होता है। बात करें अगर नेक्स्ट बीमारी की तो उसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स भी भाई इसी को कहते हैं, उसको के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल पॉक्स के लिए वैसे शब्द छोटी माता बड़ी माता भी है, लेकिन हम जनरली इसको बोलते हैं चेचक। चेचक इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सभी के सभी जानते हैं कि जो बॉडी होती है, बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पॉट्स ऑन बॉडी। जो स्पॉट्स होते हैं ये वाले, ये एक प्रकार से वाउंड टाइप के होते हैं। वाउंड मतलब एक प्रकार के घाव होते हैं, छोटे छोटे से घाव शरीर में अलग अलग, सर से लेकर पैर तक ये सारे में जो हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो सिम्टम है वो क्या है कि हाई फीवर। हाई फीवर का मतलब है कि तेज बुखार होगा। तेज बुखार होने की शर्त क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो ज़्यादा होगा। बॉडी में जो पेन होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इसके जो है सिम्टम्स होते हैं स्मॉल पॉक्स के। और स्मॉल पॉक्स भी क्या है, एक विषाणुजनित बीमारी होती है। इसका जो वायरस है उसको स्मॉल पॉक्स वायरस के नाम से ही जनरली जानते हैं। बाकी जो है इसमें और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। और इन्फ्लुएंजा को जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पर कि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, ये फ्लू इसको कह देते हैं जनरली हम। और फ्लू का मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्नीजिंग करता है लगातार। स्नीजिंग मतलब छींकना, व्यक्ति छींकना जारी रखेगा। उसके अलावा साथ साथ में उसको कफिंग भी होगी, यानी कि खांसी भी उसको होगी। और जब व्यक्ति छींक रहा है या कफिंग कर रहा है तो छींकने का संबंध है नोस्ट्रिल से यानी कि नाक से। और जो खांस रहा है, खांसने का संबंध किससे है, कहीं ना कहीं लंग्स से है और थ्रोट से है। थ्रोट मतलब जो गला होता है, जिसको हम ट्रैकिया भी कह दे रहे हैं जनरली फॉर्म में यहाँ पर, श्वास नली जिसको कह सकते हैं हम, श्वास नली। तो श्वास नली हुआ, ट्रैकिया हुआ, फेफड़े हुए, और ये सारे के सारे मिलाकर के नोस्ट्रिल यानी कि नासिका कहते हैं इसको, या नशिका कहते हैं, सॉरी नसिका, यानी कि नाक की बात हो रही, नाक का जो अंदर वाला पोर्शन है। इसी को ही हम कहीं ना कहीं बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होगा, बीमार पड़ता रहेगा। और खांसने से, छींकने से ड्रॉपलेट्स यदि दूसरे के पास में पहुंच जाए तो दूसरा व्यक्ति भी इस बीमारी से क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमने इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए फिलहाल वैक्सीन वगैरह डेवलप की है काफ़ी। तो इसीलिए जो मोर्टेलिटी रेट है इसके रेफरेंस में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि इस बीमारी के बाद में व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, पेपर में कई बार पूछा गया है, उसका नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ऑर्थोमिक्सो, देखिए इसका नाम हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी, नाम इसका वही रहेगा, ऑर्थोमिक्सो। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस क्या है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वाली बीमारी की। तो अगली बीमारी है जो वायरस से होती है वो है पोलियो। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर कि पोलियो जो है ये तो बचपन से होती है बीमारी। तो जो ये वायरस होता है एक्चुअली, ये वायरस भी तो बचपन से ही काम करता है। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बचपन में ही पोलियो वायरस जो है उसके शरीर में पहुंच जाता है। और उसके शरीर में जा कर के ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। आपने जनरली जो पोलियो वाले रोगी देखे होंगे, उनकी बॉडी होती है एक प्रकार से डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड बॉडी, डिफॉर्म का मतलब है कि जो अपनी शेप में ना हो। शेप का मतलब है कि इरेगुलर हो, या इसको कह सकते हैं हम अनियमित शरीर। अनियमित शरीर का मतलब है कि जैसे भाई किसी व्यक्ति के हैंड में प्रॉब्लम हो, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है, किसी व्यक्ति की लेग में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि व्यक्ति के कमर पर कोई हम्प निकला हो। हम्प का मतलब है एक प्रकार से जिसको कुबड़ बोल देते हैं हम, कुबड़ वगैरह निकला होता है। या उसके शरीर के कोई अंग में जो है प्रॉब्लम हो, हाथ पैर वगैरह में, या हो सकता है कि उसकी पसलियों तक में भी प्रॉब्लम हो। तो ये दरअसल कहीं ना कहीं जो बीमारी है पोलियो, इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बोन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो शरीर का हमें आकार प्रदान करती है वो क्या करती हैं, हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, उन्हीं से हमारे शरीर को शेप मिलती है। लेकिन अगर उन हड्डियों में ही, उन अस्थियों में ही समस्या हो जाए तो फिर जो है बीमारी हो जाएगी। बोन के अंदर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, बोन मैरो के लिए हिंदी में शब्द है अस्थि मज्जा,
यदि किसी बोन को अंदर से हम देखते हैं तो अंदर से उसमें इस टाइप का कुछ एक पदार्थ भरा होता है, एक मैटर भरा होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो वही बोन मैरो होता है जहाँ से शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये आरबीसी जो होती हैं, ये हीमोग्लोबिन भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 का संचार करता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो आप लोग अगर इस बेसिक से फंडामेंटल सी चीज़ों को अगर समझ चुके हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे कि ये जो स्पेशली हैम्पर कर रहा है वो करता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा श्वसन क्रिया भी क्या होती है, प्रभावित होती है। और शरीर की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है तो शरीर के फंक्शंस में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यही वजह है कि जो व्यक्ति होगा पोलियो से ग्रसित, उसको ये समस्या होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जब हमारे जो एक ब्रेन होता है, इसको आप नोट करते चलना साथ साथ में। बोन मैरो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि एक तो होता है बोन मैरो, जिसको ये क्या कर रहा है, जिसको ये बोन मैरो को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है पोलियो। लेकिन साथ ही साथ में ये स्पाइनल कोड को भी क्या करता है, स्पाइनल कोड को भी क्या करता है, ये परेशान करता है। स्पाइनल कोड के लिए हिंदी में शब्द होता है मेरु रज्जु। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए जो हमारा होता है ब्रेन होता है इस टाइप का। तो ब्रेन में जैसे हमें पता है कि भाई ये फोर ब्रेन होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ये मिड ब्रेन होता है, ये हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क होता है। इसी में पाया जाता है हाइपोथैलेमस वगैरह, जैसा आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर सेरिब्रम वगैरह होता है, यहाँ पर सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ब्रेन के पीछे एक पूंछ सी जो लटकी होती है, ये वाली, ये हमारी रीढ़ की हड्डी तक जो है, नीचे तक हमारी बैक जो हमारे यहाँ पर कमर होती है, वेस्ट होती है, ये वेस्ट तक फैली होती है। ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। कोड का मतलब, कोड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। कोड जो होती है एक प्रकार से रस्सी नुमा कोई आकृति को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। रज्जु जो होता है, रज्जु उसका मतलब रस्सी है, यानी कि ब्रेन की एक पूंछ सी निकली हुई यहाँ तक है, ये लटकी हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच से होती हुई नीचे तक पहुँचती है। अब फिर क्या होता है कि हमारे शरीर के डिफरेंट एक्शंस को ये यहाँ पर फील करता है और इनकी सूचना ब्रेन तक पहुँचाता है। डिफरेंट जो भी होगी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को ये यहाँ से लेकर के ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन फिर प्रॉपर फंक्शन करके बोलता है कि हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये मेरू रज्जु को भी क्या कर रहा है, चूँकि ये भी बोन्स के बीच से जा रहा है, तो मेरू रज्जु भी इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा और इन्फेक्ट होगा, जिसकी वजह से शरीर में सही, शरीर की जो क्रियाएँ होंगी वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाती। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अगर हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए, तो चूँकि मेरू रज्जु सही से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा रहा है यहाँ पर, तो व्यक्ति को कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मेरा हाथ जो है किसी गर्म वस्तु पर रखा गया या ठंडी वस्तु पर रखा गया, क्योंकि वहाँ इसके जो कनेक्टिविटी कम होने की वजह से जो शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की पहले, बाकी तो हम बाद में आगे बढ़ेंगे। न्यूरॉन्स बोल सकते हैं या नर्व जो सेल्स होते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो भी सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। और यही न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं हमारे दिमाग पर क्या पहुंचाते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी गर्म ठंडे की, तो व्यक्ति अपना हाथ हटाएगा नहीं, जिसकी वजह से उसका हाथ जल भी सकता है। तो बड़ी भयानक बीमारी होती है पोलियो। हालांकि पोलियो से भारत जो है मुक्त हो चुका था WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल अभी भी कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की, तो नेक्स्ट बीमारी भी काफ़ी पेचीदा बीमारी है, जिसको हम कहते हैं रेबीज। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में। रेबीज एक बीमारी है और रेबीज बीमारी भी बड़ी भयानक टाइप की बीमारी होती है। बात करते हैं अगर हम रेबीज़ की, तो रेबीज़ को ये होती कैसे है, तो रेबीज़ होती है बाइट से। बाइट मतलब किसी के काटने से। अब जनरली आप लोगों ने सुना होगा जैसे कुत्ते के काटने से बीमारी हो सकती है, डॉग के काटने से हो सकती है, ये कैट के काटने से भी हो सकती है, बिल्ली के, बंदर के काटने से भी हो सकती है, और यहाँ तक कि इंसानों के काटने से भी ये बीमारी हो सकती है। और भी इसमें प्राणी आ सकते हैं, गिलहरी पिलहरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आ सकते हैं। तो ये इनके सभी के काटने से ये बीमारी हो सकती है। अब इनके काटने से क्यों होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे जो ये प्राणी होते हैं, डॉग कैट वगैरह, बैट वगैरह या ह्यूमन वगैरह, कुछ ह्यूमन भी ऐसे होते हैं, हालांकि जनरली 1% से भी कम ही चांसेस होते हैं कि ह्यूमन के काटने से ऐसा हो। ज़्यादातर केसेस में इन्हीं के साथ में ये होता है, क्योंकि ये इधर उधर जो है कहीं कहीं पर घूमते हैं खाना पीना अपना जो है ढूंढने के लिए। तो ये क्या होता है कि
भाई ऐसा तो है नहीं कि ये ब्रश व्रश करेंगे बेचारे, तो होता क्या है कि इनके दांतों पर चिपक जाता है कौन सा वायरस, यही रेबीज वायरस। और जब ये दांतों पे चिपक जाएगा और ये काट लेगा किसी को दूसरे को, तो इसके दांत के या इसके काटने के माध्यम से, बाइट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है रेबीज नाम का वायरस। और जैसे ही ये दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसमिट होता है, तो ये जो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम जनरली कह देंगे एक प्रकार से ब्रेन ही समझना इसको। बात हो रही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके बारे में भी। तो ब्रेन को ये क्या करेगा, ब्रेन को इम्पैक्ट कर देगा, और ब्रेन को इम्पैक्ट कर देगा तो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा जो वो चाहेगा, दूसरे काम कर देगा। जैसे बोल देते हैं ना कि हड़क भर जाना किसी व्यक्ति में, वो परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बॉडी में उसकी सही से फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसको रेबीज ने इन्फेक्ट किया हो, वो व्यक्ति पानी से बहुत डरता है, पानी में मतलब जाने से डरता है, पानी को यहाँ तक कि पीने से भी डरने लगता है वो। और अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति और भी परेशान हो जाता है। इसलिए रेबीज को ही दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया। इसी का नाम क्या है दूसरा, हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर हाइड्रो का मतलब है जल से, और फोबिया आपको पता है फियर की बात हो रही है, यानी कि डर की बात हो रही है, यानी कि व्यक्ति जल से डरना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट बीमारी की अगर बात करें हम प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट बीमारी है मम्स। मम्स मम्स नाम की जो ये बीमारी है, इसी के लिए हिंदी में शब्द है गलसुआ। अब आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि गलसुआ का संबंध कहीं ना कहीं गले से है, गले का संबंध कहीं ना कहीं मुंह से है, यानी कि बात हो रही किसकी, माउथ की। तो ये जो बीमारी है माउथ को प्लस थ्रोट यानी कि गले को परेशान करती है। माउथ को कैसे परेशान करती है ये, तो हमारी जो माउथ है, माउथ में टोटल 6 सलाइवा या सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स को बोलते हैं हम लार ग्रंथियाँ, जहाँ से लार निकलती है। लार में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे भोजन को पाचन करने में सहायता मिलती है, यानी कि भोजन के डाइजेशन में या पाचन में सहायक होता है ये सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा है परेशान कर रहा है किसको, थ्रोट को। थ्रोट को कैसे परेशान करता है, क्योंकि हमें श्वास लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है फेस करेगा व्यक्ति इनहेल करने में। इनहेलिंग का मतलब श्वास लेना। उसके अलावा कोई चीज़ हमको इनगल्फ करनी है, इनगल्फ मतलब किसी को निगलना है, जैसे खाना वाना खा रहे हैं तो खाना अगर निगलेंगे तो भी गले में वो लगता हुआ जाएगा, तो ये बीमारी कहलाती है मम्स। तो मम्स का मतलब है कि सलेवरी जो ग्लैंड्स है उनमें जो है ये हो रही है, साथ में यहाँ पर। और इन सलेवरी ग्लैंड्स में भी क्या होता है, जनरली इसमें आ जाती है स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि सूजन, और सूजन की वजह से मुंह खोलना, बोलना, यानी कि यहाँ तक कि हम माउथ की अगर बात करते हैं तो बोलने में भी क्या होगी, स्पीक करने में, देने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये बहुत सारी समस्याओं की जड़ होती है मम्स नाम की ये बीमारी। और मम्स नाम की बीमारी के बाद में इसकी एक खास बात और भी है कि जनरली ये हर एक व्यक्ति को ही होती है, और ये होती है 20 से 30 साल के एज के बीच में लगभग ये बीमारियाँ होती हैं जनरली। बाकी तो पहले भी हो सकती है, बाद में भी, लेकिन लाइफ में एक बार ये बीमारी ज़रूर होती है। अब अगली जो बीमारी का नाम है वो है ट्रैकोमा। ये सारी की सारी बीमारियाँ आप लोगों को पता ही है कि वायरस के कारण हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है, वायरस वाली बीमारी भी और बैक्टीरिया वाली भी। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जो बैक्टीरिया वाली बीमारी है, यानी कि जीवाणु वाली है, उनके बारे में भी। ट्रैकोमा भी एक वायरस जनित बीमारी है या वायरल डिसीज है। इसमें होता क्या है कि ये जो हमारी आंखें होती हैं, आइज़, ये जनरली कब होता है ट्रैकोमा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब व्यक्ति कहीं ऐसी जगह पर गया हो बाहर जहाँ से कोई वायरस उसकी आंख में पहुँचा है, जो ट्रैकोमा वाला वायरस होगा, अब उसकी आंखें क्या होगी, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, आइज़ क्या करेगी, बर्निंग करना शुरू कर देंगी। और जब आइज़ बर्निंग करेंगी तो आंखों का कलर भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। साथ साथ में इनमें आइज़ में आपको बर्निंग के साथ साथ में इचिंग भी फील होगी। इचिंग समझ रहे हो आप, लेकिन खाज खुजली सी भी फील होगी, इसमें खुजली इसको कह सकते हैं हम, खाज खुजली। तो ये खुजली भी फील होती है। और जब ये खुजली होगी, व्यक्ति बार बार आंखों को में जो है इचिंग कर भी रहा होगा, तो इसकी वजह से बाद में आंखों में स्वेलिंग भी पैदा हो जाती है, यानी कि आंखों में सूजन पैदा हो जाती है। और फिर जैसे पहले क्या होता था, इसको जनरली बोल देते हैं कि भाई आंख आ गई, किसी व्यक्ति की भाई आंखें आई हुई है, उसको जनरली देसी भाषा में ऐसा बोलते हैं। बाकी जो है बीमारी को अगर आप टेक्निकली देखो तो ऐसे होती है। और फिर जो है कुछ मेडिसिन होती है, कोई आई ड्रॉप्स वगैरह होती है, जिसकी वजह से इस बीमारी से भी निपटा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी नहीं है, ये है तो वायरल डिसीज ही, लेकिन शरीर को इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसको अगर टाइम रहते हुए ठीक किया जा सकता है ट्रैकोमा नाम की इस बीमारी को।
एक फिर हमने डिस्कस किया था पहले भी, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, हेपेटाइटिस नाम की बीमारी को। हेपेटाइटिस भी अलग अलग बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारी जो है, इन चीज़ों को तो हम बाद में समझेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बायोलॉजी के बताया था कि ये जो शब्द हीपेट, इसका संबंध होता है किससे? लीवर से। तो लीवर यानी कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित कर रही होगी? लीवर को। और लीवर में ये जनरली जाने जाते हैं, जो येलो फीवर होता है ना, येलो फीवर के ही नेक्स्ट स्टेज को हम हेपेटाइटिस कह देते हैं। ये क्या होगा? लीवर में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। और लीवर हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन और ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिससे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं। आगे जब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो सारी बातें डिटेल में वहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस लीवर को परेशान करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है। बॉडी का जो कलर होगा वो कैसा हो जाता है? येलोइश हो जाता है। येलोइश मतलब, येलोइश का मतलब पीलापन बॉडी में आ जाएगा। तो एक इसकी बात यह है। दूसरी, इसका वायरस जनरली पूछा जाता है, वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। इसके वायरस को हम बोलते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस। तो रोटा वायरस नाम के वायरस से ये बीमारी होती है। और इसी का ही एक जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस की ही एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं नोरो वायरस। तो ये नोरो वायरस जनरली बहुत रेयर होगा कि ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन रोटा वायरस वहाँ पर आपको पेपर में दिखाई देगा कि हेपेटाइटिस कौन से वायरस से हो रही है बीमारी? तो रोटा वायरस से हो रही है। और अगर रोटा वायरस और नोरो वायरस दोनों ऑप्शन में है तो फिर आप इस पर जाओगे, क्योंकि नोरो वायरस भी रोटा वायरस का एक दूसरा टाइप है, डिफरेंट टाइप है। इसके अलावा अगर बात करें हम आगे बढ़ते हुए इसमें, तो आगे देखते हैं कौन सी बीमारी ऐसी इंपॉर्टेंट जो बची है। तो एक बीमारी होती है जिसको हम जानते हैं एड्स के नाम से। ये बीमारी बड़ी भयानक बीमारी है। ये बीमारी भी ऐसी बीमारी है जैसे एनसीओवी है, यानी कि कोविड-19 जो बीमारी है, जो एनसीओवी से हो रही है, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस से हो रही है, ये भी बीमारी लगभग ऐसी ही है, क्योंकि ये भी लाइलाज है। इसका भी कोई इलाज ऐसा नहीं जो अभी तक ढूंढा जा चुका है। अब अगर इसकी बात करते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड। ए से एक्वायर्ड, आई से क्या बनेगा? इम्यूनो, डी से बनता है डिफिशियंसी, और ये सिंड्रोम। सिंड्रोम जनरली इंडिकेट करता है बीमारी को। अब बात करते हैं एक्वायर्ड का मतलब है कि बाहर से आया, यानी कि हमारे शरीर का नहीं है ये। जो भी है ये बीमारी, ये हमारे शरीर की नहीं थी, हमारे शरीर में बाहर से आई। बाहर से आकर के, यानी कि एक तो ये बीमारी कैसी है? बाहरी, बाहरी किसी तत्वों के कारण ये बीमारी हो रही, किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के कारण बीमारी हो रही है। इम्यूनो का रेफरेंस है इम्यून सिस्टम से, यानी कि बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा। प्रतिरक्षा तंत्र में जैसे जनरली होता है WBC होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ गया? डिफिशियंसी आ गई, कमी आ गई, यानी कि उसका जो फंक्शन है इम्यून सिस्टम का वो कम हो गया। इसको हम जनरली बोल देंगे कि व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सिंड्रोम का मतलब बीमारी से ही है। तो आप लोग इसके नाम से पता चल गया होगा आपको कि क्या करेगा? ये प्रतिरक्षा तंत्र में कमी पैदा कर देता है। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है उसका भी बारे में भी आपसे भी जानते हैं। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि इंसान के प्रतिरक्षा से संबंधित वायरस है ये, यानी कि इंसान की प्रतिरक्षा को जो इम्पैक्ट कर रहा है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो वायरस है ये अन्य वायरस से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है सबसे भयानक वायरस माना जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में एक होता है इम्यून सिस्टम, इसको हम जनरली ऐसा समझेंगे। जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये हमारे शरीर की बहुत सारी बाह्य बीमारियों से रक्षा करता है। लेकिन बाह्य बीमारियों से जब ये रक्षा करता है तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ वायरस ऐसे आ जाते हैं शरीर में कि जो डायरेक्टली आकर के इसी को ही क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारी सेना है, एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, शरीर की सेना है, तो सबसे पहले वो सेना को ही ख़त्म करता है, बाद में जाकर के वो राजा तक पहुंचता है, यानी कि हमारी आत्मा तक पहुंचता है, ऐसा समझ लीजिए इसको। तो एड्स इसलिए भी भयानक बीमारी है क्योंकि जो एड्स का वायरस है, ये वायरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ही कम कर देगा, यानी कि अब हमारा शरीर बीमारी से लड़ने के लायक नहीं बचेगा। किसी व्यक्ति को अगर बुखार हो गया तो उसे बुखार ही रहेगा, तो उसका शरीर अपने आप उसको ठीक नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को कोई घाव लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, कोई वाउंड हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो भी वो व्यक्ति जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग्स होती है, रक्त का थक्का जमना, वो भी रुक जाएगा। यानी कि शरीर हर प्रकार से क्या करेगा?
हर प्रकार से जो है अपने आप में लाचार फील करने लगेगा इस वायरस के कारण। इसीलिए बोलते हैं कि HIV का कोई भी ऐसा एक जो पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड जिसको हम एक क्योर बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया अभी तक। लेकिन हाँ, इससे लड़ने के लिए कुछ क्षमताएं या कुछ चीज़ें ऐसी विकसित जरूर कर ली गई हैं कि जिसकी वजह से इसको क्या किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि एक जो अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक मेडिसिन बनाई गई। उस मेडिसिन का नाम था HTLV थर्ड। HTLV थर्ड, जो ये HTLV थर्ड है, अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि ये क्या है क्या नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसिन बनाई गई थी, ये मेडिसिन बनाई गई थी कि ताकि जो HIV है वो जो इम्यून सिस्टम को हमारे हैम्पर कर रहा है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। यानी कि पहले HIV किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने में अगर 5 वर्ष ले रहा था, तो ये व्यक्ति के अब जो है इसके सेवन के बाद में, इस मेडिसिन के सेवन के बाद में 7 से 8 वर्ष लेगा। यानी कि व्यक्ति की 2-3 साल, 4 साल, 5 साल उम्र बढ़ जाती है। बस इसके बारे में इतना ही है। इसके अलावा जो एक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। शरीर में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी इसको कहते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी का संबंध किससे है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। इसका संबंध होता है दरअसल कि बहुत सारी जो थेरेपीज़ होती हैं जो बॉडी में होंगी, डॉक्टर्स करते हैं अलग अलग, और जो है होता क्या है कि अलग अलग प्रकार की थेरेपीज से इम्यूनिटी को जो है स्ट्रोंग करने का प्रयास किया जाता है, प्रतिरक्षा को। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर एक दवाई और भी है AZT थर्ड, तो ये भी जनरली इसी में यूज़ की जाती है। एक टेस्ट होता है और भी, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। एलिसा टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट का संबंध भी किससे है, HIV को टेस्ट करने से है। और व्यक्ति कोई भी हो, उसको एक बार अपना HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ बीमारियां ऐसी थी कि जो क्या होती हैं, जो इंसानों में हो सकती है। एक बीमारी का और भी डिस्कस करना चाहूँगा यहीं पर ही। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस नाम की जो ये बीमारी होगी, ये बीमारी भी क्या होती है कि ये भी वायरस से ही होती है। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है निसेरिया मेनिनजाइटिस। निसेरिया, इसके लिए क्या कह रहे हैं हम, निसेरिया मेनिनजाइटिस। तो निसेरिया मेनिनजाइटिस से होने वाली ये बीमारी जो होगी, अच्छा मेनिनजाइटिस भी अलग अलग टाइप की होती है। एक मेनिनजाइटिस बीमारी जो है फंजाई के कारण भी हो सकती है। फंजाई मतलब कवक के कारण भी होती है। तो ये बीमारी में जनरली होता क्या, हाई फीवर होता है, तेज बुखार होता है। हाई फीवर होगा तो पता है टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा बॉडी का, साथ साथ में बॉडी में पेन होगा, हेडेक जैसी प्रॉब्लम होगी, बेचैनी होगी, ये सारी चीज़ें जो है होती है वायरस के कारण। तो ये जो दोस्तों, ये हमने जो डिस्कस की है यहाँ पे बीमारियाँ, ये बीमारियाँ ऐसी थी कि जहाँ से जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बीमारी का संबंध था ह्यूमन से। अब जो हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कि प्लांट में कौन कौन सी हो सकती है, एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियाँ और हो सकती है। प्लांट में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलो प्लांट का भी यहीं पर देख लेते हैं, प्लांट में भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो यानी कि जो हमने पहले पढ़ी वो तो पढ़ी हमने इंसानों को होने वाली बीमारी। अब हम देखेंगे कि दूसरे जीव जंतुओं में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कुछ जनरली आपको यहाँ पर नाम वाम तो याद नहीं करना वायरस का, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है यहाँ से। तो काऊ है, जैसे काऊ, तो काऊ कोई बीमारी हो सकती है। काऊ यानी कि गाय, इसको बोलते हैं हम हर्पीज़। हर्पीज इसको बोल देते हैं। हर्पीज का संबंध कहीं ना कहीं रिंग वोम को बोल देते हैं हम दाद से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जैसे खुजली वगैरह हो जाती है, दाद होती है, खाज खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो उसको हम बोल देते हैं हर्पीज़। तो काऊ में होने वाली जो बीमारी है हर्पीज़, इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल वायरस ही होता है। दूसरा काऊ में एक होती है बीमारी जिसको हम कह सकते हैं ब्लू टंग। ब्लू टंग का मतलब नीली जीभ हो जाना। क्या होता है कि कभी कभी जो है, जब ये जो पशु होते हैं, ब्लू टंग की जो बीमारी है ये काऊ के अलावा बुफेलो वगैरह में, यानी कि भैंस वगैरह में, और भी जो दूसरे प्राणी होते हैं उनमें भी हो जाती है, जो जनरली घास फूस खाया करते हैं, और घास फूस पे जो बाहर से चढ़ते हैं, यानी कि ग्रेजिंग जो फील्ड्स होते हैं वहाँ से ग्रेज करते हैं। तो ब्लू टंग में होता क्या है कि जो पशुओं की जीभ होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जीभ का कलर ब्लू ब्लू होने लगता है। बस यही इसके बारे में जो बात है। इसके अलावा इनको भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है, और आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स है तो जाहिर सी बात है कि वायरल डिसीज ही होगी और कुछ नहीं होगी।
और इसके अलावा एक होती है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे इसको हम दूसरे फॉर्म में। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पिकोरना विरिडी वायरस। पहले तो वायरस का नाम लिख लेते हैं, पिकोरना विरिडी वायरस। एक होता है पिकोरना विरिडी वायरस। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर भी शब्द होगा ना विरिडी, आपको ध्यान रखना है कि विरिडी का संबंध वायरस से होता है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम बोलते हैं दरअसल फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ डिसीज़, यानी कि ये ई ए आएगा भाई यहाँ पर, फुट एंड माउथ डिसीज़, यानी कि फुट का मतलब हो गया भाई पैर और माउथ का मतलब मुंह हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं मुंह पका, खुर पका। खुर होते हैं ना, जो फुट होते हैं उनमें जो नाखून टाइप के होते हैं उनको खुर कहते हैं, तो खुर पका, ये दोनों के दोनों रोग भी इससे हो सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ये काऊ के साथ साथ में बुफेलो को भी हो सकती है, यानी कि जो भैंस होती है उसमें भी ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा भैंस को ये वाली बीमारी भी जो है भैंस में हो सकती है, स्मॉल पॉक्स में, और ब्लू टंग नाम की बीमारी भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पर बात काऊ की नहीं, सिर्फ बुफेलो की भी बात है, दोनों के दोनों में ये बीमारियाँ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। और जैसे एक, वैसे तो एक वायरस है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो मिडिल ईस्ट में पाया गया था, मिडिल ईस्ट में जो मेड्स नाम का वायरस था, ये ऊँटों में हुआ था, और ये ऊँटों से जो ट्रांसमिट हुआ था किसमें, इंसानों में। जो मिडिल ईस्ट है यानी कि जो मध्य एशिया के देश है, अरब देश जिसको कहते हैं, वहाँ पर ऊँट का मांस खाते हैं वो लोग, और इसी वजह से ये बीमारी उनके शरीर में पहुँच चुकी थी। तो मेड्स वेड्स बहुत सारे ऐसे जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेनी हमें कि बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है, केवल कुछ ऐसी बातें जहाँ से पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ खुद भी अगर जनरली एक आइडिया लगाओगे, तो मैंने आपको बताया था कि रेबीज़ नाम की बीमारी क्या सिर्फ इंसानों में ही होगी। आप एक आइडिया अगर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मैंने वहाँ पर बताया था डॉग बाइट, कैट बाइट, यानी कि डॉग में भी ये हो सकती है, डॉग में हो सकती है, कैट में हो सकती है, तो ये बीमारी वहाँ पर भी हो सकती है। बात करते हैं अगर हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो बीमारी वही है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसमें क्या होता है कि जो होंगी पत्तियाँ पेड़ की या पौधे की, वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक करना शुरू कर देंगी, सिकुड़ना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी बनना बंद हो जाएगा, पौधा अल्टीमेटली मर जाएगा, फ्रिश हो जाएगा। तो TMV भी जो है एक बीमारी ऐसी है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली, तो एक होता है, एक बीमारी होती है प्लांट की, मैं इधर लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं हम, बनाना में होती है। तो जो बनाना में, बनाना वायरस 1 कहते हैं इसको, बनाना वायरस 1। बनाना वायरस 1 के कारण जो बीमारी होती है केले में, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि केले में होती है। इससे क्या होता है कि जो केले का जो पेड़ होता है उसमें बीमारी होती है, इसको बोलते हैं बंकी टॉप। अब ये बंकी टॉप का मतलब क्या होगा कि जो ऊपर की टॉप होती है, टॉप का मतलब है कि जैसे कैनोपी होता है किसी भी पेड़ का, इस टाइप से कैनोपी होता है ऊपर से, वो इस टाइप का होता है पेड़। तो ये क्या होने लगता है कि इसमें सिकुड़न शुरू हो जाएगी। सिकुड़न का मतलब है कि ये ऊपर से जो है लगातार सूखना प्रारंभ कर देगा। सूखने का मतलब क्या है कि ऊपर क्लोरोफिल लगातार निपटता जा रहा है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस लगातार कम होता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वायरस कोई भी क्यों ना हो, अगर वो प्लांट में है तो प्लांट के वो क्लोरोफिल पर ही क्या करता है, अटैक करता है। क्लोरोफिल पर अटैक करेगा तो उसकी वजह से वहाँ का फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, पौधे का भोजन बनना बंद हो जाएगा। पौधे को जब भोजन नहीं मिलेगा तो पौधे को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो पौधा मर जाएगा। ऐसे ही ये किस में करता है, इसमें होता है। ऐसे ही एक बीमारी और भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर, PMV। इसको बोलते हैं पी से पोटैटो। पोटैटो का मतलब है आलू, यानी कि आलू में भी जो है पोटैटो मोजाइक वायरस, आलू में भी क्या होगा, आलू की जो पत्तियाँ होंगी उनमें भी क्लोरोफिल निपट जाएगा। बाद में फिर जो आलू जो नीचे होते हैं जुड़ों में, वहाँ तक भी सही प्रकार से पोषण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से नीचे के आलू को बोल देंगे हम अंगमारी हो जाना, जिसको हम फायर ब्लाइट भी कह देते हैं, अंगमारी कर जाना, यानी कि सही प्रकार से आलू का विकास ना हो पाना। तो दोस्तों ये वीडियो जो थी इसका संबंध था वायरोलॉजी से, और इसमें हमने जो डिस्कस किया वायरसेस के बारे में। और वायरस जैसे कि फ़िलहाल कोरोना वायरस है, भगवान करे कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले इंसान, और इसके बारे में कोई ना कोई वैक्सीन इसके लिए कोई ईजाद की जाए जल्द से जल्द, ताकि इस भयावह स्थिति से बाहर आया जा सके, और फिर से ऐसे ही मुस्कुराया जा सके जैसे कि हम इंसान हमेशा से मुस्कुराते हुए आए हैं।
नमस्कार दोस्तों।